स्टार्ट किया मैंने। हो गया? जी ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है ना अब आप लोगों को? जी नजर आ चलिए रहा ठीक है। है, ये मैं आपको बता रही थी कि ये आपके पास कंपोनेंट्स हैं आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर के, ठीक है, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट है आपके पास न्यूक्लियर फ्यूल। अब ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं इनको आपने वन बाय वन जो है वो चेक करना है। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो आपका फर्स्ट और मोस्ट बेसिक कंपोनेंट है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर का। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि डिफरेंट किस्म के जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनको न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है बेसिकली तो उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है जो कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, बट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फिशनेबल मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। उसमें आपके पास यूरेनियम 235 और पोलूनियम 239 लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे कि ये मोस्ट कॉमनली आपके एज न्यूक्लियर फ्यूल यूज होते हैं किसी भी न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। और इन दोनों के लिए आपके पास क्रिटिकल मास की भी रिक्वायरमेंट थी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। यूरेनियम के लिए आपको मिनिमम 47 केजी क्रिटिकल मास चाहिए होता है और पोलोनियम के लिए 10 केजी क्रिटिकल मास चाहिए होता है। ये फ्यूल होना चाहिए सबसे पहले आपके पास जो है वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। और नंबर 2 पे जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, फिशन को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई न्यूट्रॉन जनरेटर होना चाहिए। अच्छा, न्यूट्रॉन जो है वो सम टाइम आपके पास क्या होते हैं कि किसी फिशन रिएक्शन के अंदर जो है वो स्टार्ट होते हैं। ये मैं आपकी स्लाइड में ऐड कर देती हूँ ताकि आपको इसको नोट करने में आसानी हो। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूल के साथ साथ ना आपको एक और चीज़ जो चाहिए क्लास, वो भी यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, वो है आपका न्यूट्रॉन जनरेटर। अच्छा, ये जो न्यूट्रॉन जनरेटर होता है ये आपके पास न्यूट्रॉन का सोर्स होता है। अच्छा, सम टाइम आपका जो न्यूट्रॉन जनरेटर होता है वो आपके पास कोई आइसोटोप हो सकता है जो कि अपने अनस्टेबल न्यूक्लियाई को स्टेबलाइज करने के लिए न्यूट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस करता है। सम टाइम जो है ये आपके पास कोई मशीन हो सकती है, ठीक है, जैसे आपके पास साइक्लोट्रॉन एक ऐसी मशीन है जो न्यूट्रॉन जनरेट करती है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, उसके अंदर से आप क्या करते हैं, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को ऐड करते हैं, ठीक है। और ये दोनों आपस में मिक्सअप होने के बाद ये जो मशीन है इन दोनों का रिएक्शन करवाती है, न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसके रिजल्ट में आपके पास जो है वो न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूल में जो है वो अभी हमने ये चेक किया है कि आपको आपका जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक क्रिटिकल मास ऑफ फिशनेबल मटेरियल, ठीक है, और दूसरा आपको चाहिए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आपके पास किसी आइसोटोपिक सोर्स से प्रोड्यूस हो सकता है या फिर आपके पास एक मशीन होती है जिसको हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं, जिसमें आप ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को इंट्रोड्यूस करते हैं और इन दोनों का न्यूक्लियर रिएक्शन ये मशीन करवाती है, जिसके रिजल्ट में आपके पास न्यूट्रॉन जनरेट होता है, ठीक है। अब वो न्यूट्रॉन जो है वो आप क्या करते हैं, आप जी, यहाँ पे प्रोटीन नहीं कर सकते हम लोग? नहीं, प्रोटॉन नहीं आप यूज कर सकते क्योंकि प्रोटॉन इतना स्टेबल है कि वो कभी न्यूट्रॉन जनरेट ही नहीं कर सकता। जो सिर्फ ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है ना उनका न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, वो प्रोटियम जो है वो आपके पास स्टेबल है, ठीक ठीक है। अब ड्यूटियम और ट्रिटियम जो है वो रिएक्ट करके न्यूट्रॉन जनरेट करेंगे और उस न्यूट्रॉन को आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास दो फिशनेबल मटेरियल्स हैं, यूरेनियम 235 और पोलूनियम 239, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर फाल करवाएंगे, क्लियर। और क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका न्यूक्लियर रिएक्शन, जी मैम, क्लियर। ठीक है। अब ये जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, इसमें हमने ये कहा कि ये हमारा जो फिशनेबल मटेरियल है ये रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी, कब, जब आप साइक्लोट्रॉन या किसी आइसोटोप को यूज करते हुए जो आपका फिशनेबल मटेरियल है यूरेनियम 235 या पोलोनियम 239 उसकी आप फिशन करते हैं। लेकिन ये जो आपका एक और रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि आपका ये जो यूरेनियम 235 है या पोलोनियम 239 है इसको आपको एक रोबुस्ट फिजिकल फार्म में लाना पड़ता है। ये नहीं कि आप किसी भी फार्म में लाएं, केमिकल की फार्म में लाएं, साल्ट की फार्म में लाएं और आप उसकी न्यूक्लियर फिशन स्टार्ट कर दें। आपको इसको एक हार्ड फार्म देनी पड़ती है, एक हार्ड इसकी फिजिकल स्टेट बनानी पड़ती है यूरेनियम या पोलोनियम की। यानी आप उसकी डिस्क बना लें, आप उसका रॉड बना लें,
यूरेनियम का, सपोज अगर आप यूरेनियम को यूज कर रहे हैं, उसकी डिस्क बना लें, उसका रॉड बना लें, उसकी कोई प्लेट बना लें, आपने उसको कोई प्रॉपर फिजिकल स्टेट देनी होती है, उसको हम कहते हैं रोबुस्ट फिजिकल फॉर्म। क्लियर? मैम ये ठीक है, रिपीट फिर कर वो दे जो पॉइंट। मैंने आपको बताया कि यूरेनियम और पोलोनियम, ठीक है, जो भी आप अपना क्रिटिकल मास यूज कर रहे हैं, जो भी आप फिशनेबल मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसको आपने एक प्रॉपर फिजिकल स्टेट में लेके आना है। ठीक है, यानी आप उसके क्यूब्स बना लें, यूरेनियम के क्यूब्स बना लें, यूरेनियम की प्लेट बना लें, या यूरेनियम की डिस्क बना लें। ठीक है, अब वो जो उसकी हार्ड फिजिकल फॉर्म है उसको हम कहते हैं रोबुस्ट फिजिकल फॉर्म। ऐसे नहीं हो सकता कि यूरेनियम को आप हाथ में पकड़ें और आप उसकी फिशन स्टार्ट कर दें, आपको उसको किसी ना किसी फिजिकल स्टेट में लेके आना पड़ता है। अब क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, और जो फिजिकल स्टेट मोस्ट कॉमनली इसकी जो है वो बनाई जाती है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, इस ये जो आपका न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसकी कुछ असेंबलीज बना लेते हैं। हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो ऐसे ही यूज नहीं हो सकता कि आप फ्यूल उठाएं और उसका जो है वो रिएक्शन स्टार्ट करवा दें। आपको क्या करना पड़ता है, इस फ्यूल को रोबुस्ट फिजिकल फॉर्म में, एक प्रॉपर फिजिकल शेप में लाने के बाद क्या करना पड़ता है, इसको यूज करना पड़ता है। तो वो जो आपके पास न्यूक्लियर फ्यूल एक प्रॉपर फिजिकल स्टेट में आ जाता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूल असेंबलीज। क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियर फ्यूल असेंबलीज। अब ये आपके पास न्यूक्लियर फ्यूल असेंबली क्या है कि आपके का ये जो क्रिटिकल मास है यूरेनियम 235 का या फिर पोलोनियम 239 का, इसको आप इस तरह की सिलेंड्रिकल शेप में लेके आते हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप नजर आ रही है? यस मैम। ये आपके पास यूरेनियम के क्यूब्स हैं या यूरेनियम की फ्यूल असेंबलीज हैं, जिसमें आपने क्या किया है कि आपका जो यूरेनियम है, जो कि आपका फिशनेबल मटेरियल है, आप उसको एक प्रॉपर फिजिकल फॉर्म में या फिजिकल स्टेट में लेके आए हैं। ठीक है, ये उसकी रोबुस्ट फिजिकल स्टेट है। क्लियर? यस मैम। अब ये जो आपके पास रोबुस्ट फिजिकल स्टेट है, ये आपके पास, इसमें ये जो आपके पास एक क्यूब है, ये ऑलमोस्ट 1 शुगर क्यूब के इक्वल होती है। घर में जो शुगर क्यूब्स यूज करते हैं ना, चीनी यूज करते हैं हम, ठीक है, वाइट शुगर, उसका वो जो छोटा सा क्यूब होता है ना, उसके एक क्यूब जितना इस एक क्यूब का साइज है। ठीक है, एक शुगर क्यूब जितना आपके पास ये एक पैलेट का साइज है जो आपने यूरेनियम की फ्यूल असेंबली की बनाई है। यानी यूरेनियम की फ्यूल असेंबली का मतलब है, जैसे पहले मैंने आपसे एक बात की कि एक प्रॉपर फिजिकल स्टेट, यूरेनियम एलिमेंट को आप एक सिलेंड्रिकल शेप में ले आए, क्यूब की शेप में ले आए, प्लेट की शेप में ले आए, डिस्क की शेप में ले आए, स्फेयर की शेप में ले आए। यहाँ पे हमने क्या किया, उसके लिए एक सिलेंड्रिकल शेप जो है वो चूज की है, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूल पैलेट कह रहे हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि वो जो आपके पास रोबुस्ट फिजिकल स्टेट है, जो कि फ्यूल पैलेट की फॉर्म में है, वो एक शुगर, उसमें से एक जो आपके पास पैलेट है उसका साइज एक शुगर क्यूब जितना है। शुगर क्यूब का पता है ना, वो चीनी का छोटा पार्ट, वो जो क्यूब्स होता है चीनी का, जी मैम। ठीक है, उतना आपके पास एक जो है वो पैलेट का साइज है, इधर से एक सिलेंड्रिकल शेप का साइज है। यूरेनियम को आप इस फॉर्म में लेके आए। क्लियर? यस मैम। ठीक है, और वो जो आपके पास एक पैलेट है, एक शुगर क्यूब जितना आपके पास जो यूरेनियम का छोटा सा पैलेट है या फिजिकल स्टेट है, उसकी एनर्जी कितनी है, जितनी आपके पास 1 टन कोल की होती है। अगर आप कोल का 1 टन लें, ठीक है, और आपके पास टन के अंदर जो है वो कई क्या होते हैं, मेट्रिक टन के अंदर कितने आपके पास होते हैं, ये एक आपके पास होता है ना जिसको आप कहते हैं 40 kg। ठीक है, तो आपका जो 40 kg है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1 टन बनता है। और 1 टन कोल के इक्वल आपके पास जो एनर्जी है वो सिर्फ एक क्यूब के पास है, एक पैलेट के पास है। अंदाजा हुआ कि यूरेनियम के पास कितनी एनर्जी है? एक मन, आप कहते हैं ना मन के अंदर 40 kg है, ठीक है, उससे भी बड़ी क्वांटिटी है आपके पास टन। ठीक है, तो मैम 1 टन कोल, इसके मानो हो तो फिर शायद 1 टन होता। हाँ जी, क्या? तो 1 टन कोल के पास जितनी एनर्जी है उतनी आपके पास यूरेनियम की एक पैलेट के पास एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी का अंदाजा आप इसकी इस मेजरमेंट से लगा सकते हैं कि अगर आपके पास एक शुगर क्यूब जितनी यूरेनियम है, तो आप उससे
1 टन ऑफ कोल का काम ले सकते हैं एनर्जी की रिस्पेक्ट से। ये पॉइंट क्लियर हो गया? जी। Yes, ma'am. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये देखें, आप अगर एक साल में आपका जो फ्यूल रिएक्टर है या आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसकी रिक्वायरमेंट अगर चेक करें तो एक साल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर को 27 टन फ्रेश फ्यूल की जरूरत होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि 27 टन यूरेनियम की जरूरत हो सकती है एक साल में। ठीक है, ये यूरेनियम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और अगर आप इस यूरेनियम की जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है उसको कोल फायर्ड रिएक्टर की फ्यूल रिक्वायरमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, ये आपके पास कोल फायर्ड रिएक्टर है, ये आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर है, इन दोनों की अगर आप फ्यूल रिक्वायरमेंट चेक करते हैं तो आपको एक साल में एक कोल रिएक्टर के लिए 2.5 मिलियन टन कोल चाहिए होता है, और इसके कंपैरिजन में अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर देखें तो उसको सिर्फ ओनली 27 टन यूरेनियम चाहिए होता है। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट फिर किसकी ज्यादा हुई? कोल की। हाँ जी, फ्यूल रिक्वायरमेंट कोल की ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास उसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी है? न्यूक्लियर रिएक्टर की। और न्यूक्लियर रिएक्टर जो फ्यूल रिक्वायर कर रहा है न्यूक्लियर वो कोल फायर्ड रिएक्टर के कंपैरिजन में कम है। वो कम आप ये देखिए कहाँ पे ओनली 27 टन और कहाँ पे 2.5 मिलियन टन। मिलियन टन। जी मैम। ठीक है, तो जो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? कंपैरेटिवली लेस क्वांटिटी ऑफ रिएक्टर फ्यूल जो है वो यूज करनी पड़ेगी, और उसके रिजल्ट में आपके पास जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो 2.5 मिलियन टन ऑफ कोल के इक्वल होगी। ठीक है, तो एक 1 ईयर में इसमें इतना फ्यूल यूज होगा और इसमें 1 ईयर में इतना फ्यूल यूज होगा। ठीक है, तो जी। अब ये देखें कि आप ये यूरेनियम जो आपको रिक्वायर्ड होती है वो आप किस फॉर्म में ले जाते हैं। ठीक है, कॉमनली जो आपको यूरेनियम सप्लाई की जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर वो यूरेनियम फ्लोराइड की फॉर्म में होती है। ठीक है, यूरेनियम फ्लोराइड की फॉर्म में होती है और एक गैस सिलेंडर के अंदर आपको वो सप्लाई की जाती है। फिर उस यूरेनियम फ्लोराइड को जो है वो यूरेनियम ऑक्साइड के पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। ये आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ही एक यूनिट होता है, उसके अंदर रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग की जाती है। यहाँ पे यूरेनियम फ्लोराइड को पहले यूरेनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये जो आपका यूरेनियम ऑक्साइड होता है इसकी इस तरह की जो है वो क्यूब्स बनाई जाती हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। इनकी लेंथ ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर होती है। फिर इनको एंड टू एंड जोड़ा जाता है, एक दूसरे के ऊपर रख के एक लंबी स्टिक की फॉर्म में इनको जोड़ा जाता है, और इस तरह की ऑलमोस्ट 4 मीटर की आपके पास जो है वो एक फ्यूल असेंबली बनाई जाती है, और इसको न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज किया जाता है। समझ आई? जी। ये आपके पास वो जो आपने फ्यूल असेंबली देखी थी उसकी प्रोसेसिंग है, रॉ मटेरियल से कैसे उसको फ्यूल असेंबली की फॉर्म में लाया जाता है। ठीक है, कभी भी यूरेनियम डायरेक्टली अपनी एलिमेंटल फॉर्म में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर सप्लाई नहीं की जाती, वो साल्ट की फॉर्म में की जाती है, यूरेनियम फ्लोराइड की फॉर्म में। यूरेनियम फ्लोराइड को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसकी क्यूब्स बनाई जाती हैं, फिर उसकी फ्यूल असेंबली बनाई जाती है ऑलमोस्ट लेंथ ऑफ 4 मीटर की। ठीक है, फिर उसको न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर उस क्यूब या उस जो है वो पैलेट की फॉर्म में यूज किया जाता है, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में दिखाई है यूरेनियम फ्यूल की असेंबली की फॉर्म में। क्लियर? जी मैम। ठीक है, अब आपका जो फ्यूल है वो आपके पास असेंबली की फॉर्म में आ गया। इस तरह के लंबे लंबे रॉड जो हैं वो आप यूरेनियम के बना लेते हैं, इसको फ्यूल असेंबली आप यूरेनियम कहते हैं या फिर पोलोनियम की फ्यूल असेंबली कहते हैं। ठीक है, फिर इस तरह इनको एंड टू एंड ये जो आपके ऑलमोस्ट 4 मीटर लॉन्ग जो आपकी यूरेनियम असेंबलीज होती हैं उनको इस तरह से जो है वो साइड बाय साइड जोड़ा जाता है। इस फिगर में नजर आ रहा है आपको कैसे फ्यूल असेंबली को अरेंज किया जाता है। वो जो रॉड्स हैं आपके पास यूरेनियम के, उनको आपने इस फॉर्म में उन स्टिक्स को जो ऑलमोस्ट 4 मीटर लेंथ की है उनको इस तरह से आपने इकट्ठा करके ज्वाइन कर लिया। क्लियर? जी। अब ये वाला जो आपके पास पूरा फ्यूल असेंबली का यूनिट होगा वो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इस फॉर्म में आपका मौजूद होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि फ्यूल आपका जो फ्यूल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इस फॉर्म में होता है और वर्कर्स उसको इतने डिस्टेंस से डील करते हैं। क्लैरिफाइड? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपका जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट था न्यूक्लियर फ्यूल, और साथ में उसका सेकंड कंपोनेंट न्यूक्लियर फ्यूल असेंबली। ठीक है, अब नंबर 3 पे जो आपका इसका कंपोनेंट है जो आपने स्टडी करना है वो मॉडरेटर है। ठीक है, अब मॉडरेटर क्या होता है? ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं।
मॉडरेटर आपके पास क्या होता है, ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का जिसको न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि आपने देखे पीछे यूरेनियम भी ले लिया, यूरेनियम का आपने क्रिटिकल मास ले लिया, फिर आपने उसकी फ्यूल असेंबली बना ली, ठीक है, फिर आपने न्यूट्रॉन जनरेटर भी ले लिया, साइक्लोट्रॉन ले लिया, या फिर कोई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई ले लिया जो कि न्यूट्रॉन जनरेट करता था, ठीक है। अब न्यूक्लियर फिशन तो आपकी स्टार्ट हो गई है, न्यूक्लियर फ्यूल जैसे ही आपने इंसर्ट किया न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, न्यूक्लियर फिशन तो स्टार्ट हो गई है। न्यूक्लियर फिशन के रिजल्ट में आपने कहा था कि न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं, ठीक है, और वो न्यूट्रॉन्स जो है वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आप अपने न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है कि आपका जो न्यूट्रॉन जनरेट हुआ है आपने उसकी स्पीड को स्लो डाउन करना है, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करना है अपने अनकंट्रोल फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। अब वो जो आपका यूरेनियम न्यूट्रॉन के साथ टकराया है उससे बेरियम बना है, क्रिप्टॉन बना है और 3 न्यूट्रॉन्स बने हैं, ठीक है। वो 3 न्यूट्रॉन्स अगर आप उसी स्पीड के साथ आगे मूव करने देते हैं जिस स्पीड से आपने उनको जनरेट किया है, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे कि उसी तरह का अनकंट्रोल चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे जो कि आपने एटम बॉम्ब के अंदर पढ़ा है। लेकिन अब आपको उस तरह का रिएक्शन नहीं चाहिए, आपको एक कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ेगा, और वो जो आप न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंपोनेंट यूज करेंगे उन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करने के लिए उसको हम कहते हैं मॉडरेटर। क्लियर? यस मैम। ठीक है, इसके बाद जो है हम क्या करते हैं उस मॉडरेटर से आपका जो फिशन फर्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियर असेंबली से आपका फिशन रिएक्शन स्टार्ट हुआ, आपने उसके न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन किया मॉडरेटर के थ्रू। पर्पस उसका क्या है, क्योंकि हमने ये कहा है कि जो आपका कंट्रोल फिशन रिएक्शन है उसमें जो आपके 3 न्यूट्रॉन जनरेट होंगे उसमें से आपने सिर्फ एक यूज करना है, 2 को कैंसिल करना है, ठीक है। तो 2 को कैंसिल आप सिर्फ इसी सूरत में कर सकते हैं कि किसी तरह से उनकी पहले तो स्पीड को कंट्रोल करें, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए पहले आप क्या करते हैं, उसकी स्पीड को स्लो डाउन करते हैं और फिर उनकी मूवमेंट को कैंसिल करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपने उनकी स्पीड को स्लो डाउन करना है वो आपने कैसे जो है वो किया, मॉडरेटर के थ्रू। अच्छा, अब जो मॉडरेटर है, टिपिकली जो मटेरियल्स आप मॉडरेटर के तौर पे यूज करते हैं उसमें आपके पास वाटर हो सकता है, ठीक है। वाटर को आप यूज कर सकते हैं न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए। हैवी वाटर को यूज कर सकते हैं। हैवी वाटर और वाटर में डिफरेंस ये है कि जो आपके पास कॉमन वाटर है उसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम होता है, और जो हैवी वाटर है उसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप जो है वो ड्यूट्रियम होता है। यहाँ पे डी जो है मैंने ड्यूट्रियम के लिए लिखा है। या फिर आप ग्रेफाइट रॉड्स को यूज कर सकते हैं न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए। तो ये आपके पास कॉमन मटेरियल्स हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए एज मॉडरेटर यूज होते हैं। क्लियर? मैम ग्रेफाइट रॉड जो है वो कैसे करेंगे स्लो डाउन? ग्रेफाइट रॉड जो है वो आगे मैं आपको वर्किंग में बताऊंगी कि ग्रेफाइट रॉड जो है वो स्पीड को कैसे स्लो डाउन करते हैं। अभी आप कंस्ट्रक्शन एक दफा इसकी देख। ओके। अच्छा, अब ये जो आपका मॉडरेटर है उसके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सपोज जैसे आपका जो मोस्ट कॉमनली यूज मॉडरेटर है ना वो है वाटर, ठीक है। तो आपका जो वाटर है उसका एज मॉडरेटर यूज करने की उसकी क्या रीजन है आपके पास। नंबर 1 ये है कि ये एक तो इजीली अवेलेबल है, आपको पता है कि वाटर जो है वो आपका अबंडेंटली अवेलेबल है। 70% आपकी जो अर्थ है वो वाटर पे कंसिस्ट करती है, तो ये इजीली अवेलेबल है। दूसरा, ये इनएक्सपेंसिव है, थोड़ा इकोनॉमिक हो जाता है, आपको ज्यादा कॉस्ट नहीं कंज्यूम करनी पड़ती। और इसकी हाई थर्मल स्टेबिलिटी है, यानी हीट की ह्यूज अमाउंट को ये बियर कर सकता है। ऐसा नहीं कि इधर से हीट मिली, जैसे आपको वो एक मेटल पड़ी होगी गैलियम, कि उसका आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है। अगर आप उसको अपने हाथ के ऊपर रखते हैं तो इवन आपके हाथ की हीट एब्जॉर्ब करके वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि आपके पास एनर्जी की ह्यूज अमाउंट प्रोड्यूस होती है, तो आप जो भी मटेरियल यूज करें वो ऐसा होना चाहिए कि वो उस हीट को बियर कर सके। ऐसा ना हो कि आप जो है वो इधर अपना काम जो है वो स्टार्ट करें और उधर आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो फ्यूम में कन्वर्ट होकर निकल जाए, तो आपका काम तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जितनी न्यूक्लियर फिशन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, आपके मॉडरेटर के अंदर उतनी एनर्जी या उतनी हीट को बियर करने की कैपेबिलिटी हो। तो आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड सेमेस्टर में आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो वाटर होता है उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, याद है?
कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसके 1 मोल को, हाँ जी, 1 मोल जो है उसको जो है वो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज करने के लिए, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज करने के लिए आपने वहां पे नोट किया था कि आपको 4200 जूल एनर्जी चाहिए होती है। तो वाटर की हाई हीट कैपेसिटी की वजह से इसकी हाई थर्मल स्टेबिलिटी है, इसलिए इसको कॉमनली जो है वो एज मॉडरेटर यूज किया जाता है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। और बाकी 2 रीजंस जो ऊपर मैंने आपको मेंशन की कि कॉस्ट कम है और अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है आल्दो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के मॉडरेटर्स यूज़ किए जा सकते हैं स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, वाटर, हैवी वाटर और ग्रेफाइट रॉड, लेकिन मोस्ट कॉमनली वाटर को यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस। क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, अब आपका ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके अंदर से आपने न्यूक्लियर फ्यूल को देख लिया, फ्यूल असेंबली को देख लिया और मॉडरेटर को देख लिया। नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है वो है कूलेंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि कूलेंट को देख लेते हैं एक दफा। कूलेंट आपके पास जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इस फॉर्म में जो है वो यूज किया जाता है। अच्छा, कूलेंट जो है उसका पर्पस क्या है? दे रिमूव और ट्रांसफर हीट फ्रॉम फ्यूल रॉड्स। आपके जो फ्यूल रॉड्स होते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी कि आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर यूरेनियम की पहले छोटी असेंबलीज बनाई जाती हैं, छोटे छोटे पैलेट्स बनाए जाते हैं, फिर उनको जोड़ के जो है वो लंबे रॉड्स बनाए जाते हैं ऑलमोस्ट 4 मीटर लेंथ के। तो उनके अंदर आपका न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है, उन न्यूक्लियर रॉड्स के अंदर आपका न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है। अब उन न्यूक्लियर रॉड्स के अंदर क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है, फिशन हो रही होती है, तो उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और वो एनर्जी आपके पास मोस्टली हीट की फॉर्म में होती है। तो उस हीट एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन के लिए। मोस्टली जो आपकी पास ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है इसके अंदर जो हीट एनर्जी जनरेट होती है उससे आप क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वो हीट एनर्जी उन रॉड्स के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है। तो उन रॉड्स के अंदर से हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए आप कूलेंट्स यूज करते हैं। कूलेंट्स की समझ आई? ये आपका आगे जो वर्किंग है ना, कंस्ट्रक्शन है ना, ये आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर की वर्किंग के अंदर ये ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। कूलेंट क्लियर? जी मैम। अच्छा, कूलेंट आपके पास कॉमनली कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं? इसमें भी आप हैवी वाटर को यूज कर सकते हैं, एयर को यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर सकते हैं, हीलियम को यूज कर सकते हैं, लिक्विड सोडियम को यूज कर सकते हैं और सोडियम पोटेशियम एलॉय को यूज कर सकते हैं एज कूलेंट। ये मटेरियल्स आपके एज कूलेंट यूज होते हैं। और आपके पास कूलेंट एक गुड, जो आपका एक अच्छा कूलेंट है, जब आप इन कंपोनेंट्स के अंदर से कूलेंट को चूज करें, ठीक है, आपने इनमें से किसी एक कूलेंट को चूज करना है, तो किन प्रॉपर्टीज की बेस पे करेंगे? वो कूलेंट जिसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट लो हो लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हाई हो। ठीक है, यानी वो इजीली लिक्विफाई हो जाए लेकिन इजीली इवापोरेट ना हो, क्योंकि आपका कहीं पे भी पर्पस अपने किसी भी कंपोनेंट को इवापोरेट करना नहीं है। ठीक है, केमिकल और रेडिएशन स्टेबिलिटी हो, यानी जो हीट की ह्यूज अमाउंट जो है वो इवॉल्व होगी, उसके रिजल्ट में आपका जो यूरेनियम है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए, आपके फ्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए। जो आपके डॉटर न्यूक्लियाई हैं, जैसा कि आपके पास बेरियम या क्रिप्टॉन बन रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो केमिकल और रेडिएशन स्टेबिलिटी होनी चाहिए। केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि उसकी केमिकल नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कूलेंट की केमिकल नेचर पे जब आप जो है वो फिशन रिएक्शन करवाएं, फिशन रिएक्शन में मसला ये है कि हमारे पास हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है, वो किसी भी किस्म का केमिकल चेंज प्रोड्यूस कर सकती है। तो मटेरियल आपका ऐसा होना चाहिए कि वो उसको बियर कर सके और अपनी केमिकल आइडेंटिटी को चेंज ना होने दे। अब क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली अल्फा बीटा गेमा रेडिएशंस भी एमिट होंगी। तो आपका जो कूलेंट है उसकी नेचर ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसके पर रेडिएशन सपोज एक्सपोज होती भी हैं, अल्फा रेडिएशन उसके पर फॉल कर जाती हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान, बीटा रेडिएशन फॉल कर जाती हैं या गेमा रेडिएशन फॉल करती हैं, तो उसकी नेचर के ऊपर, उसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर रेडिएशंस की के एक्सपोजर का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपका जो कूलेंट है उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होनी चाहिए, टॉक्सिसिटी भी कम होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपके मटेरियल के अंदर कुछ इस तरह के केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस कर दे कि वो आपके पूरे के पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए हार्मफुल हो जाए। ठीक है, यानी उस आपका जो कूलेंट है उसको आपके
जो केमिकल न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं उनके साथ रिएक्शन नहीं शो करना चाहिए, नॉन कोरूसिव होना चाहिए, उसको आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसकी स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करना चाहिए। क्लियर? यस मैम। अब इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ये जो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर में डिफरेंट जो आपके कूलेंट्स यूज हो रहे हैं, जो मैंने आपको ऑप्शंस दिखाए हैं, इसमें से आपने वो कूलेंट चूज करना है जिसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज हों। तो अब मोस्ट कॉमनली जो कूलेंट आपका यूज किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के पास ये सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है एक नेक्स्ट कंपोनेंट हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर का, ठीक है, जिसको आपने चेक किया। ठीक है, अब आपका न्यूक्लियर फ्यूल असेंबली, मॉडरेटर और कूलेंट का कंपोनेंट जो है ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो आपका स्टीम जनरेटर है। अब हमने अभी बात की थी कि आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके अंदर जो आपकी ये देखें, ये आपके पास जो होती हैं ये यहाँ पे ये आपकी यूरेनियम की असेंबलीज होती हैं ऑलमोस्ट 4 मीटर लेंथ की। ठीक है, इनके अंदर आपका न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके रिजल्ट में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि वो हीट की फॉर्म में होती है। अब उस हीट को जो है वो रिमूव किया जाता है। आगे हमने बात की थी कि जो हमारे पास कूलेंट होता है वो क्या करता है, उस हीट को, जो आपका मॉडरेटर है वो पहले न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करता है, लेकिन जो आपका कूलेंट है वो क्या करता है, वो हीट को ट्रांसफर करता है। वो क्या करता है कि यहाँ से आपके पास एक पाइप आ रहा होता है बाहर से, जो आपके इस कोर के अंदर जो है वो मूव करके बाहर की तरफ जा रहा होता है। एक तरफ से आपका पाइप अंदर आ रहा होता है पानी का, और एक तरफ से बाहर जा रहा होता है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जितनी भी हीट जनरेट हो रही होती है वो इनकमिंग वाटर के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। यहाँ से आपका जो कूलेंट आ रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हीट जनरेट हो रही है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है इस कूलेंट के अंदर, इस वाटर के अंदर। ठीक है, अब जब वो हीट जो है यहाँ से वाटर आएगा और यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर से गुजरेगा, तो इसका मतलब है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जो है उस वाटर को मिलेगी, जिसकी वजह से वो जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो आप वाटर सर्कुलेट करवा रहे हैं इस पूरे यूरेनियम रॉड के अंदर से, वो आ तो लिक्विड फॉर्म में रहा है, लेकिन वो जा किस फॉर्म में रहा है, स्टीम की फॉर्म में। क्लियर? मैम अभी तो हमने कहा था कि इस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। मैंने आपसे यही तो मैं बता रही हूँ। अब ये यहाँ तक आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया है, आगे आपने क्या करना है कि हीट एनर्जी को यूज करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे पहला आपके पास इंजन था वो हीट इंजन था। ठीक है, और वो हीट इंजन कैसे चलता था, स्टीम एनर्जी से। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हीट है, यहाँ पे जो आपके न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको आपने स्टीम में कन्वर्ट करना है, और फिर स्टीम की एनर्जी को यूज करना है नेक्स्ट जो है वो आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस हुई है उसको यूज करते हुए वाटर को उसके अंदर से सर्कुलेट करवा के स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टीम आपके पास एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। क्लियर हो गया? अच्छा, 1 मिनट के बाद मीटिंग कैंसिल हो जाएगी तो आप लोगों ने ऑटोमेटिकली रीज्वाइन करना है, मुझे मैसेज ना करना पड़े। अच्छा, ये जो है वो आपके पास जो है वो स्टीम, यहाँ पे अब क्या हुआ है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हीट एनर्जी जनरेट हुई है वो आपने देखा था एक स्टेप के अंदर आपके पास 200 मेगावाट जनरेट हुई थी। तो पूरे रिएक्शन के अंदर जितनी भी हीट एनर्जी जनरेट होगी आपने क्या करना है, उसको यूज करते हुए वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है। इसके अंदर से वाटर को सर्कुलेट करवाना है, और वो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, और स्टीम आपके पास जो है वो ट्रेमेंडस सोर्स ऑफ